दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मेलिया। इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग से पहले ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण पढ़ा हमने। भूमंडलीकृत विश्व का बनना हमने पढ़ा, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। आई होप आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा और आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिल्क रूट, लिंक द वर्ल्ड, मतलब रेशम मार्ग, जिसको हम सिल्क रूट भी बोलते हैं, से जुड़ती दुनिया। सिल्क रूट, लिंक द वर्ल्ड, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। देखिए क्या था, आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, मतलब सिल्क, का कितना महत्व था। द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क cargoes along this route. Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast region of Asia and linking Asia with Europe and North Africa. इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग इस पूर्व के समय में ही सामने आ चुके हैं। ये दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन इरा एंड थ्रिव्ड ऑलमोस्ट टिल 15th सेंचुरी, और लगभग 15वीं शताब्दी का अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी, ये चाइनीज पॉटरी जाती थी, बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। मतलब कि इसी रास्ते से चीनी पॉटरी, जो चाइनीज़ पॉटरी थी, जाती थी, और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचाई जाती थी। अब ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, ये मुस्लिम प्रीचर्स हो गए, और ये बुद्धिस्ट एमर्ज्ड। मतलब कि शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ ये मुस्लिम जो प्रीचर्स थे, जो धर्मोपदेशक, भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में ये जो बुद्धिज़्म एमर्ज, जो बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। ओके, ये दिस इज़ ऑल अबाउट, ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए आगे क्या है, फूड ट्रैवल एंड स्पेगेटी एंड पोटैटो। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि सिल्क रूट में क्या था एक्चुअली में। देखिए आपको पूरा टॉपिक जो है अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, देखिए सिल्क रूट में था क्या एक्चुअली। ये जो सिल्क रूट था ना, सिल्क रूट
ये जो सिल्क रूट था आपका, ये एक्चुअली में सिल्क रूट वॉज ए नेटवर्क। सिल्क रूट जो था ये इट इज़ अ नेटवर्क, ठीक है, ये इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ अ एनिशेंट ट्रेड, ओके, which connect एशिया, ओके, एंड अफ्रीका। अगर आ जाए लिखने के लिए बताइए कि व्हाट इज सिल्क रूट, तो आप सिंपली इसमें लिखेंगे कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ एनिशेंट ट्रेड विच कनेक्ट एशिया एंड अफ्रीका। यह आपका सिल्क रूट था। मतलब आप इसको, हम इसको सिल्क रोड भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सिल्क रूट। यही आपका सिल्क रूट था जो हमने इसमें पढ़ा। देखिए आगे है फूड ट्रैवल्स स्पेगेटी एंड पोटैटो। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर समझने वाली, उसके बाद यहाँ जाते हैं। देखिए ये है आपका, ये क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स एंड बुद्धिस्ट। एक्चुअली में ये क्या करते थे, ये जो तीनों थे, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ये दे ऑल्सो ट्रैवलड थ्रू सिल्क रूट। ये जो तीन थे, ये दे ऑल्सो ट्रैवलड थ्रू सिल्क रूट, ओके। ये सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल करते थे, क्या करने के लिए, ये तीन की बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल फुलमेंट, ठीक है, पहला। स्पिरिचुअल फुलमेंट, और दूसरा प्रमोट कल्चर, ठीक है, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करते। दे ऑल्सो ट्रैवलर थ्रू दिस सिल्क रूट। सिल्क रूट मैंने बताया ना अभी आपको कि सिल्क रूट एक्चुअली में एक प्रकार का रोड था, ठीक है, एक प्रकार का ये सिल्क रूट था, ये रोड था जहाँ से ये जो बुद्धिस्ट थे, आपके हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मुस्लिम प्रीचर्स थे, बुद्धिस्ट, ये ट्रैवल करते थे थ्रू दिस सिल्क रूट स्पिरिचुअल फुलमेंट के लिए और अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फूड ट्रैवल स्पेगेटी एंड पोटैटो। देखिए इसमें क्या था, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं जो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स, दैट नूडल्स ट्रैवलड फ्रॉम west from China to become spaghetti, or perhaps Arab traders took potato to 5th century Sicily and island now in Italy. Similar food were also known in India and Japan. देखिए इसको यहाँ पे समझते हैं क्या था। फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो, ओके। देखिए क्या था, सिल्क रूट के जरिए ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और अलोंग विथ ट्रैवलिंग पीपल फूड ऑल्सो यूज टू ट्रैवल। अपने साथ खाना रखते थे, ट्रैवल करते थे, अपने साथ खाना भी रखते थे, जब भूख लगती थी खा लेते थे। तो क्या रहता था जो हमने पढ़ना यहाँ पे, नूडल्स थी। क्या था, नूडल्स। नूडल्स जो थी ये ओरिजिन फ्रॉम
चाइना। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? चाइना से। और जब यह इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंची, कहाँ पहुंची? वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया स्पैगेटी। ठीक है, उसी नूडल को क्या नाम दे दिया गया? स्पैगेटी। नूडल्स कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका? चाइना से। और जब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंची, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंचते पहुंचते इसको नाम दे दिया गया स्पैगेटी। ऐसे ही आपका था पास्ता। क्या था? पास्ता। जो पास्ता था इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन फ्रॉम अरब कंट्री से हुआ। और यह पास्ता आपका इटली में पहुंचते पहुंचते इसको नाम दे दिया गया सिसिली। क्या नाम दे दिया गया? सिसिली। सिंपल सा है कि जो नूडल्स थे, नूडल्स ओरिजिन कहाँ पे हुआ? चाइना में, तो उनको नूडल्स बोला जाता था। वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंचते पहुंचते इसका नाम पड़ गया स्पैगेटी। जो पास्ता था, पास्ता अरब कंट्रीज़ में ओरिजिन हुआ इसका, और इटली में जब ये पहुंचा, यहाँ से ट्रैवल हुआ, यहाँ पहुंचते पहुंचते इटली में पहुंचते पहुंचते इटली के लोगों ने पास्ता को सिसिली के नाम से जाना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही लिखा है यहाँ पर। देखिए, इसको बारे पढ़ लेते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। ये देखिए लिखा हुआ है कि फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल exchange. Traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled. Even ready foodstuffs in distant part of the world might share common origins. संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले जो झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। आइए स्पैगेटी, जो मैंने अभी आपको बताया, नूडल्स की उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पैगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुँचा और अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह ना जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन रहा होगा। येट, ये लिखा है कि येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए अब क्या है, आगे क्या लिखा है कि मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड सच है, जैसे कि ये आपका ये आलू है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, ये शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। यह खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब ये जो था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिन्हें
बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल दरअसल हमारे बहुत से खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एस फटाफट पढ़ते हैं कि एस पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटोस एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू अवर ये एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज इसको नहीं जानते थे अंटिल अबाउट 5 centuries ago। तो दीज फूड वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर जब चिरस्टॉपर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द वास्ट कॉन्टिनेंट और वुड लेटर बिकम नोन एज अमेरिका। और समटाइम्स कई बार द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यूरोप पुअर बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव longer with the introduction of humble potato. Ireland poorest peasant became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840 hundreds of thousands died of starvation। मतलब कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस तरह निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। देखिए क्या था इसमें, मैं आपको बताता हूँ फटाफट। मैंने अभी आपको बताया कि जो चिरस्टॉपर कोलंबस था, कौन? चिरस्टॉपर कोलंबस। ये जब यूरोप से, ठीक है, यूरोप से जब ये अमेरिका आया, ठीक है, जब ये अमेरिका आया तो इसने यहाँ देखा कि अमेरिका में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन अमेरिका। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप यहाँ पर उगाई जा रही हैं। यहाँ पर इसने देखा वो क्रॉप कौन कौन सी थी। आपका पोटैटो था, सोयाबीन थी, ग्राउंडनट था, मेज था, टमाटो था, चिली था और स्वीट पोटैटो था। इसने देखा यहाँ पर कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जा रही हैं। मैंने अभी पीछे पढ़ा हमने कि जो चिरस्टॉपर कोलंबस था इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड किया था किसको, लिखा है यहाँ पर कि ही कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट और वुड लेटर बिकम नोन एज, जिसको अमेरिका जाना गया। तो इसने देखा कि भाई यहाँ पर तो अमेरिका जो लोग हैं यहाँ पर जब ये यूरोप से आया इसने अमेरिका में, इसने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रो ये क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। तो इसी ने जाके वहाँ पे बताया अमेरिका के लोगों को कि भाई ये क्रॉप्स भी होती हैं। तो उनको पता चला कि कोई पोटैटो भी कोई क्रॉप है, सोया है, ग्राउंडनट है, मेज है, टमाटो, चिली, इस प्रकार की क्रॉप्स भी कुछ होती हैं। तो हुआ क्या कि जब जो यूरोप में जो यूरोप के लोग थे वो फैमिलियर हो गए विथ इससे फैमिलियर विथ पोटैटो। लेकिन पोटैटो में क्या हुआ कि यूरोपियन बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। और इसमें क्या हुआ कि और इससे क्या हुआ कि काजेस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल की इसकी वजह से क्या हुई, डेथ हो गई। क्योंकि जो यहाँ के लोग थे, यहाँ पे लिखा है यहाँ पर कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ये लिखा है ना यहाँ पे कि समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स वुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मतलब कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। तो यूरोप
पुअर बिगिन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। तो साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के जो गरीब की ज़िंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। मतलब क्योंकि वो इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो गए थे, उनका भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसत उम्र जो थी वो बढ़ गई इसके इंट्रोडक्शन होने से। तो यूरोप बिगिन टू ईट बैटर, अच्छा खाने लगे, एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो, इसके आने से। लेकिन आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन द पोटैटो। लेकिन आयरलैंड में कुछ लोग थे, ठीक है, वो गरीब थे और वो आलू पर इस तरह निर्भर हो चुके थे कि मतलब वो यही खाते थे। तो क्या हुआ कि इस आलू में क्या हुआ कि एक बीमारी आ गई। और जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण मतलब आलू में एक बीमारी आ गई, तो ये लोग इसके ऊपर डिपेंड थे, आयरलैंड के लोग इस आलू के ऊपर, तो यही खाते थे। तो इसमें एक बीमारी आ गई और बीमारी के आने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर लाखों लोगों की डेथ हो गई। तो आप क्या मतलब यकीन कर सकते हो कि एक आलू खाने से भी काफ़ी मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हुई थी आयरलैंड में, जो यूरोप में पड़ता है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। लेसन आज का थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन लेंथी होना मतलब कोई वजह नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेक्चर लेंथी हो जाए, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में बुक में लिखा क्या है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप खुश रहें, मंगलमय रहें, बड़ों की सेवा करें, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप का सम्मान करें, गुरुओं की सेवा करें, खुश रहें और जीवन में तरक्की करें। धन्यवाद।